नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट में एसीपी ने मोहन भागवत जो आरएसएस सरसंघ चालक हैं उनके विषय में क्या कहा था। हम विस्तार से बात करें उससे पहले एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और हो सके तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के हम वीडियोस अलग अलग विषयों पर आपको देते हैं उसको पूरा सुनने का प्रयास करें। आजकल सब्सक्राइबर काफ़ी आलसी और सुस्त हो गए हैं। मात्र 5 सेकंड का काम होता है। अगर आप सब्सक्राइब के बटन को दबाएं उसके बाद बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं। अगर आप ज़्यादा हमें सब्सक्राइबर देते हैं तो इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा परिवार बड़ा होता है, सुनने वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं और व्यूज़ एक्सचेंज हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन सही हाथों तक पहुंचती है। तो हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बस ये ही हमारा एक इनाम है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता आपसे और ना हमें दरकार है। तो आपसे प्रार्थना है अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, समाज के लोगों से हमारे नाम की सिफारिश करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अब आते हैं अपने विषय पर। तो मालेगांव ब्लास्ट में एसीपी ने कहा कि मोहन भागवत को उठाकर लाओ। एटीएस में रहे महबूब मुजफ्फर बोले हैं साजिश कामयाब होती तो आरएसएस खत्म हो जाता। अब ये उन्होंने कहा है। मैं मुंबई में एटीएस में था। एक दिन एडिशनल कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुझे बुलाया। वे मुझे स्पेशल टास्क देना चाहते थे। सीक्रेट फंड से पैसा दिलाया, रिवॉल्वर दी, बोले कुछ पुलिस वाले चुनो और एक टीम बनाओ। वे चाहते थे मैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत को नागपुर से उठा लूं। ये बहुत बड़ी साजिश थी। अगर एटीएस कामयाब हो जाती तो आरएसएस का वजूद मिट जाता। मैंने ये टास्क पूरा नहीं किया, मुझे इसकी सज़ा भी मिली। ये दावा करने वाले महबूब मुजफ्फर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस में रहे हैं। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट की जांच से जुड़े थे। इसी ब्लास्ट के बाद पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द जो है ये सामने आया था। ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे। शुरुआत में केस में की जांच जो है एटीएस ने की थी, फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए शामिल हुई। 17 साल बाद एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर रहे महबूब मुजफ्फर अभी पुणे में पत्नी के साथ रहते हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद महबूब मुजफ्फर सामने आए और दावा किया कि एटीएस के अधिकारियों ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को ब्लास्ट केस में फंसाने की साजिश रची थी। मुजफ्फर अभी पुणे में रहते हैं और उनके दावों के बारे में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने 2 बड़े आरोप लगाए। एटीएस ने आरएसएस से जुड़े 3 लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया, उन्हें टॉर्चर करके मार दिया और रिकॉर्ड में फरार बता दिया। अफसरों ने 600 किलो आरडीएक्स की कहानी गढ़ी और साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित को इससे जोड़ने की कोशिश की। अब ये जो ये कह रहे हैं 17 वर्ष बाद, ये स्वयं कितने बड़े झूठे हो सकते हैं ये तो जनता फैसला करेगी। अधिकारी कहते हैं कि मोहन भागवत को उठाओ। मुजफ्फर बताते हैं मुझे 2 टास्क मिले थे। पहला मोहन भागवत को उठाना है, इसके अलावा 3 लोगों के बारे में जानकारी जुटानी है। तो इनमें आरएसएस का प्रचारक संदीप डांगे, दूसरा आरएसएस का कार्यकर्ता रामजी कलसांगरा था। एटीएस ने संदीप डांगे, रामजी कलसांगरा को गलत तरीके से करीब 15 दिन हिरासत में रखा। उनसे पूछताछ चलती रही। उनके साथ एक और शख्स दिलीप पट्टीदार भी था।
उसका तो इस केस से कोई लेना देना तक नहीं था। वह सिर्फ इसलिए फंस गया क्योंकि वह राम जी कलछांगरा के घर में किराए से रहता था। ये बहुत बड़ी साजिश थी। मुझे बार बार कहा जाता था कि तुम अपना काम करो, मोहन भागवत को उठाकर लाओ। मैं 8 महीने स्पेशल प्रोजेक्ट में रहा लेकिन भागवत को उठाकर नहीं लाया। इसलिए मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया, जेल भेज दिया गया, मेरा वजूद, रुतबा, कैरियर सब तबाह कर दिया। तो अब 17 साल बाद नींद से जागे हो तो झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, ये अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बोलो। मुझे लगता है कि पक्के झुकेले हो और बीजेपी आरएसएस से डरते हो। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुजफ्फर जवाब देते हैं, मुझे डेपुटेशन पर बुलाया गया था। परमवीर सिंह मेरे रिपोर्टिंग बॉस थे। उन्होंने मुझे टास्क देकर टीम बनाने के लिए कहा। मैंने नांदेड़, लातूर, सोलापुर और मुंबई पुलिस से कुछ लोगों को चुना। 10-12 लोगों की टीम बनाई। मेरी टीम डेपुटेशन पर सब ऑन पेपर है। जैसा मैंने बताया, मुझे 2 टास्क मिले थे। मुझे मोहन भागवत को उठाने में टाल मटोल करता रहा। हालांकि संदीप डांगे राम जी कलछांगरा के बारे में जानकारी जुटाता रहा। भागवत को उठाकर इन सबके साथ रखने की प्लानिंग थी। मैं जानता था आवाज़ को उठाना बहुत भयानक होगा और वे बेगुनाह भी नहीं थे। उन्हें उठाने की सज़ा मुझे मिली। ये सब कुछ मेरे पास लिखित में है। बिना किसी सबूत के मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो आप डॉक्यूमेंट पेश करो। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो अपने डॉक्यूमेंट पेश करो। अगर आप डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते तो पक्के झुठेले हो। तो मैं 2015-16 में सब कोर्ट में पेश कर चुका हूँ। तो पेश कर चुके हो तो आप पब्लिक में पेश कर दो। कोर्ट कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पेश करने के बाद आप बेदाग माने जाओगे। और 17 वर्षों बाद अगर अपना मुंह खोलते हो तो 17 सालों तक जिसने आपका मुंह सी के रखा उसी ने आपको मुंह खोलने के लिए कहा। तो संदीप डांगे, राम जी और दिलीप पट्टीदार का क्या हुआ? तो मुजफ्फर जवाब में एक और दावा करते हैं। कहते संदीप डांगे, राम जी और दिलीप पाटीदार को मार दिया गया। उनकी हत्या के कहाँ प्रमाण हैं वो भी बताएं। कहाँ मारा गया और क्या उनका हत्या का केस किसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है? 302 का कोई केस किसी के खिलाफ बना है? ऐसी कोई प्रमाण है तो वो आप दो। अगर आपने कोर्ट में दे दिए हैं तो आप सार्वजनिक जीवन में उसको पब्लिश कर दो। दिलीप पट्टीदार को तो सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि अगर वो जिंदा रहेगा तो संदीप डांगे और राम जी की मौत का गवाह बन जाएगा। और संदीप डांगे को मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी बनाया गया था। एनआईए की वांटेड लिस्ट में रखा गया था और 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। संदीप डांगे इंदौर के लोकमान्य नगर का रहने वाला था। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। जांच करने वाली एजेंसी के मुताबिक संदीप डांगे ने रामजी कलछांगरा के साथ मालेगांव में बम बांधी बाइक रखी थी। जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप डांगे और रामजी कलछांगरा ब्लास्ट के बाद से ही फरार हैं। तो जो आदमी फरार है और जिसकी हत्या कर दी गई तो उसके सबूत तो होंगे। कम से कम उसकी खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज करवाते। कहीं उनकी लाश तो मिली होती, कहीं उनका 302 का केस किसी थाने में दर्ज तो होता, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप जो बात कह रहे हैं वो सरासर झूठ साबित हो रही है। और मेरा मानना ये है कि ये झूठी बात कह के आप लाइमलाइट में आना चाहते हो। 17-18 वर्ष बाद जो आदमी जुबान खोलता है तो उसकी जुबान पर विश्वास नहीं किया जाता। क्या पी के सो गए थे जो 17 वर्ष बाद जुबान खुली? 17 वर्ष तक मुंह से जुबान बाहर नहीं आई। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है? तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। मुझे बार बार कहा जाता था तुम अपना काम करो, मोहन भागवत को उठा के लाओ। अब ये जो बात कह रहे हैं, तीनों को कैसे मारा गया?
तो मुजव्वर जवाब देते हैं, मैं बताऊंगा तो हंगामा हो जाएगा। तो होने दो हंगामा, डरते हो हंगामे से? अगर हंगामे से डरते हो तो बकवास क्यों कर रहे हो? बकवास मत करो। 3 आदमियों को मार देना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हत्या का अपराध है। अब हत्या पुलिस वाला करे, एनआईए करे या कोई और करे, अपराध तो अपराध है। और अगर आप बता रहे तो हो, ये साथ में ये कह रहे हो कि हंगामा हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर बकवास मत करो, चुप रहो। और चुप नहीं रह सकते तो उसके विषय में डिटेल बताओ। डिटेल बताना नहीं चाहते, चुप रहना नहीं चाहते, और जो बक बक कर रहे हो वो भी 17 साल बाद कर रहे हो तुम, तो तुम्हारी सच्चाई की पोल पट्टी खुल गई है। तो मैं ये बताऊंगा तो हंगामा हो जाएगा। चार्जशीट में उन्हें फरार बताया गया, 17 साल हो गए, वे आज तक फरारी हैं। उनकी बॉडी नहीं मिल जाती तब तक फरार ही माने जाएंगे। अगर जांच हो जाए तो बहुत कुछ सामने आएगा। तो जांच हो जाए क्या, वो तो खुद ही 17 साल में सामने आ जाते। ऐसा कौन सा इंसान है जो 17 साल गुम हो जाए और हाथ में ना आए, और वो भी एक नहीं 3-3 लोग। तो कैसी बेतुकी बेढंगी बात कर रहे हो आप। तो दिलीप के घर वालों ने तो कोर्ट में पिटीशन भी डाली थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीनों की मौत का शक ना हो, कोई सवाल ना हो, इसलिए बहुत वक्त तक पुलिस पूछताछ के लिए उनके घर जाती रही। संदीप रामजी और दिलीप को जिंदा बताने की कोशिश सब परमवीर के कहने पर हो रही थी। तो तीनों की मौत को राज रखने के लिए सिचुएशन क्रिएट की गई। तो आपने उस सिचुएशन जो क्रिएट की गई उसका भंडाफोड़ क्यों नहीं किया? तो परमवीर और उनके ऊपर जो लोग थे उन्होंने ये दिखाया कि तीनों जिंदा हैं। मुझे भी उनके घर पूछताछ के लिए भेजा जाता था, इससे सभी को लगता था कि तीनों पुलिस के पास नहीं है, फरार है, किसी को शक ना हो, इसलिए ये लोग मर चुके हैं। मुजव्वर आगे कहते हैं कि एटीएस की तीनों की मौत छुपा रही थी। अब मुझे लगने लगा था कि अफसर मेरा इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। एक बार तो इंदौर पुलिस ने मुझे पकड़ भी लिया। आखिर में मैं बार बार क्यों इन तीनों के घर जाता हूँ। मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो मुझे छोड़ दिया गया। क्या संदीप डांगे कलसांगरा और भागवत के खिलाफ कुछ संदिग्ध मिला था? तो मुजव्वर कह रहे हैं भागवत तो बेगुनाह थे, संदीप डांगे के खिलाफ कुछ नहीं मिला। ये जांच आज भी खुली हुई है। अब तो इसका फैसला आ गया भाई, अब सबको बरी कर दिया गया है। तो अभी इसमें कुछ नहीं निकला, आगे बढ़ना चाहिए। डांगे कलसांगरा और पट्टीदार के बारे में पता लगाना चाहिए। मैं बार बार कहूँगा ये सब जिंदा नहीं है। तो जिंदा नहीं है तो कहाँ मर गए ये भी पता चलना चाहिए। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या हो गया, पाताल में चले गए? जब इतना सब कुछ बकबक कर रहे हो तो ये भी बकबक कर दो। बकबक करने में कुछ नहीं जाता। डरा हुआ आदमी 17 साल बाद जुबान खोलने वाले आदमी के ऊपर सहसा विश्वास नहीं करेगा कोई भी। तो अफसर किसी भी तरह भागवत को ब्लास्ट से जोड़ना चाहते थे। संदीप डांगरे कलसांगरा और पट्टीदार से कभी पूछताछ हुई तो मुजव्वर कहते हैं हाँ, इसीलिए तो उन्हें उठाकर लाए। मैं बार बार भागवत का नाम नहीं लेना चाहता, यह अच्छा नहीं लगता। उन लोगों का मकसद केवल टारगेट भागवत का इस घटना से कनेक्शन जोड़ना था। उन्हें भागवत के खिलाफ कुछ चाहिए था, तो बगैर सबूत के कैसे चाहिए था वो समझ नहीं आया। तो मालेगांव ब्लास्ट जो है वो 29 सितंबर 2008 को हुआ था। भीखू चौक मालेगांव हुआ था। मालेगांव से अंजुमन चौक और भीखू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने रात 9:35 पर ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में एक बाइक का इस्तेमाल किया गया था। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक यह बाइक प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी। तो प्रज्ञा ठाकुर कैसे बेगुनाह हो सकती है? एक औरत होकर, एक भगवा वस्त्रधारी होकर मोटरसाइकिल अपने नाम रखती है और उस मोटरसाइकिल के थ्रू ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सीधा सीधा बताती है कि प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी थी, और आज भी वो आतंकवादी है क्योंकि गांधी के विषय में वो बहुत बकवास करती है। वो गंदी औरत है जो गांधी जी को और जो इस जांच से जुड़े हेमंत करकरे थे
उनको गाली देती हो, वो अच्छी औरत कैसे हो सकती है? वो हवाई जहाज में जाती है तो लड़ पड़ती है अपने सह यात्रियों से, उसके घमंड सिर पर चढ़कर बोल रहा है। कहा 40 किलो की वजन रखने वाली, इतना माल खिलाया मोदी ने कि 80 किलो वजन हो गया, व्हील चेयर लानी पड़ गई। ऐसे ड्रामेबाज औरत जो है, जो आतंकवादी है, सरकार उसके पक्ष की होने की वजह से उसके खिलाफ केस सिद्ध नहीं होने दिया गया और उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, जो अदालत का बिल्कुल गलत फैसला था। महाराष्ट्र एटीएस ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में ब्लास्ट की जांच की थी। आप सनद रखें कि जो बंबई का आतंकवादी हमला हुआ था, हेमंत करकरे साहब एटीएस चीफ होने के नाते वहां पर गए थे अपनी सारे लव लश्कर को लेकर, और सेफ्टी जैकेट ना पहने होने के कारण उनका वहां कत्ल कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। उनकी शान में गुस्ताखी करना, उनके विषय में कुछ भी कहना, ये देशद्रोह के समान है और प्रज्ञा ठाकुर ने ये अपराध किया है। और महात्मा गांधी के विषय में लोकसभा के अंदर इस वाहियात औरत ने काफी बकवास कर रखी है, पहले भी कर रखी है और अभी भी भौंकना उसका बंद नहीं हुआ। इसी बाइक के जरिए जांच एजेंसियां प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी तक पहुंची थी। पुलिस ने पुणे, नासिक, भोपाल, इंदौर में जांच की। सेना में कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को भी अरेस्ट किया गया था। अब इतनी सीरियस बात है कि मेजर को अरेस्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। ब्लास्ट में हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम सामने आया। सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे का भी नाम सामने आया। 2009-10 में केस में एनआईए को ट्रांसफर किया गया। आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा लंबे समय तक जेल में रहे। 2017 में साध्वी प्रज्ञा को खराब सेहत की वजह से जमानत मिल गई थी। तो जो औरत 8-10 साल तक जेल में रही हो, वो कितनी बड़ी साध्वी हो सकती है, ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। 2019 में साध्वी प्रज्ञा बीजेपी के टिकट से भोपाल में सांसद बन गई थी। कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह को हराया था। ये नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से लूट कर जीत की गई थी। तो 2022 से 24 तक एनआईए कोर्ट में केस की सुनवाई चलती रही। कई गवाह बयान से पलट गए। 31 जुलाई 2025 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था और भागवत को ना उठाने की सजा मिली। कैरियर खत्म हो गया। मुजफ्फर आगे बताते हैं, मैं बार बार कहता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं डेपुटेशन पर हूँ, मुझे वापस अपनी जगह भेज दीजिए। मोहन भागवत को ना उठाने और जो भी कुछ हुआ उसे जानने की मुझे खतरनाक सजा मिली और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि ऐसे दोगले आदमी को सजा मिलनी चाहिए। मुझे एक झूठे केस में फंसा दिया गया। 20 दिन तक जेल में रहा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई। मैंने लिख कर दे दिया, मुझे भागवत को पकड़ने का टास्क दिया गया था, मैं ये नहीं कर सकता था। सब कुछ लिख कर दिया था, कुछ भी ऐसा नहीं जो सिर्फ जुबानी हो। मैंने 8 महीने एटीएस में काम किया, उसकी सैलरी आज तक नहीं मिली। मेरी 7-8 साल की नौकरी भी चली गई। रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 10,000 रुपये पेंशन मिलती है। अगर ये सब ना हुआ होता तो 70-80 हज़ार रुपये पेंशन मिलती। मुझे नौकरी से निकाला नहीं गया। डिपार्टमेंट में मेरी जांच करने वाले जानते थे मैं बेकसूर हूँ। अगर मेरे खिलाफ कुछ साबित होता तो निकाल दिया गया होता। मैं अंडर सस्पेंशन था और इसी में रिटायर हो गया। मेरा रुतबा, वजूद, कैरियर सब खत्म हो गया। ये अच्छा हुआ खत्म हो गया। ऐसे झूठे आदमी का खत्म हो जाना ही उच्चतर होता है, तो ठीक होता है।
जो इस तरह का बकवासी आदमी हो और 17 साल बाद अपनी जुबान खोले। आज मैं किसी शादी में जाता हूं तो सबसे पीछे बैठता हूं। जाता ही क्यों हो शादी में भाई? इतनी बेइज्जती तुम्हारी हो चुकी तो क्यों जाते हो शादी में? शादी में जाने का शौक है क्या? तो साजिश कामयाब हो जाती तो आरएसएस का वजूद मिट जाता। चलते चलते हमने मुजफ्फर से उनकी फ़ोटो दिखाने की गुजारिश की तो वो अंदर गए और एक एल्बम लेके आए। उसमें उस वक्त की फ़ोटो है जब मुजफ्फर सीनियर इंस्पेक्टर हुआ करते थे। ऊंचा लंबा कद और रौबदार शख्सियत थी। अचानक वे बोल उठते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। बस इतना कहूँगा कि अगर ये कामयाब हो जाती तो आरएसएस का वजूद मिट जाता। अच्छा होता अगर वजूद मिट जाता, तो कम से कम जो आरएसएस अब दंगे करा रही है, हिंदू मुसलमान में नफरत फैला रही है, कम से कम वो तो ना होता। तो मुझे बहुत कुछ पता है, अगर ये सब कैमरे पर बोला जाता तो आग लग जाती। तो अब लगा दो, हिम्मत है तो अब लगा दो। कोई एक चींटी भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगी। अगर ये सब कैमरे पर बोला जाता तो आग लग जाती। मैं बस वही बता रहा हूँ जो मैंने कोर्ट में दाखिल किया है। आखिर में उनकी बात संदीप डांगे, रामजी कलसांगरा और दिलीप पट्टीदार पर ही खत्म हुई। वे कहते हैं तीनों लड़के 30-32 साल के थे। पट्टीदार के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। डांगे प्रचारक था इसलिए कुंवारा था। कलसांगरा भी शादीशुदा था। उनके साथ बहुत गलत हुआ। ये जांच होनी चाहिए कि आखिर ये गए कहाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इनकी हत्या हुई है, ये भी बहुत क्रूरता के साथ। तो आपको कैसे पता कि क्रूरता से हुई है या आराम से हुई है? तो इस बात का दावा क्यों कर रहे हो जिसके विषय में पुख्ता जानकारी नहीं है? तो लोग मुझसे पूछते हैं कि अब क्यों ये राज खोल रहे हो। तो मैं कोर्ट में 7 पेज का एफिडेविट बहुत पहले दे चुका हूँ। उस वक्त भी बहुत हंगामा हुआ था। मुजफ्फर खान की 3 पीढ़ियाँ पुलिस और फौज में है। मुझे महबूब मुजफ्फर के परिवार का पुलिस डिपार्टमेंट से पुराना नाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले महबूब मुजफ्फर के पिता अब्दुल करीम सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। उनके दादा ने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था। बाद में महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती हो गए। मुजफ्फर 1978 में बतौर कांस्टेबल महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती हुए थे। उन्होंने 1983 में ऑफिसर की परीक्षा पास की और सब इंस्पेक्टर बन गए। साल 1984 में सब इंस्पेक्टर 17 पहली पोस्टिंग मिली थी। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां। महबूब मुजफ्फर के 3 बच्चे डॉक्टर हैं। कोर्ट में दिए एफिडेविट में 600 किलो आरडीएक्स का जिक्र है और महबूब मुजफ्फर 2016 में सोलापुर कोर्ट में एफिडेविट जमा किया था। ये उनके पर चल रहे केस के सिलसिले में था। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश का हिस्सा बताया था। उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी बनाए गए कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को आरडीएक्स जमा करने के आरोपों से जोड़ा था। एफिडेविट में लिखा था कि इस केस की सुनवाई लगभग खत्म हो चुकी है। जांच अधिकारी पहले इस मामले को ठीक से एग्जामिन कर चुका है। डॉक्यूमेंट में मालेगांव ब्लास्ट की जांच का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसका असर अहम और राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों पर है, खासकर संदीप डांगे और रामजी कलसांगरा जो वास्तव में मर चुके हैं, लेकिन मालेगांव बम ब्लास्ट के केस में उन्हें अफसरों ने जिंदा दिखाया है। और कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा 600 किलो आरडीएक्स से जुड़े मुद्दे पर यह जरूरी है कि मेरे खिलाफ दर्ज यह केस जल्दी खत्म हो जाए। ये तो हर कसूरवार चाहता है कि उसके खिलाफ केस जल्द खत्म हो जाए, भले ही वो कसूरवार हो। मेरे खिलाफ ये झूठा मामला साजिशन और दबाव डालने की रणनीति के तहत किया गया है। और मालेगांव ब्लास्ट में 17 साल बाद फैसला, सभी आरोपी बरी। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट पर 31 जुलाई 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी। कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स का इंतजाम करने का आरोप लगा था। मालेगांव 7 बरी। किस पर क्या आरोप थे? साध्वी प्रज्ञा पर धमाके के लिए एक व्यक्ति देने की जिम्मेदारी थी। रामजी कलसांगरा और संदीप डांगरे को सुधाकर द्विवेदी से मिलवाया था। कर्नल पुरोहित अभिनव भारत संगठन शुरू किया था और संगठन के लिए 21 लाख रुपए जुटाए थे। आरडीएक्स विस्फोटक की व्यवस्था की थी और हथियार खरीदने में मदद की थी। मीटिंग में शामिल हुए और बम बनाने की तकनीक में मदद की थी। मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय आरोप है संगठन के सीनियर सदस्य प्लानिंग की बैठकों में शामिल रहे और तकनीकी और वैचारिक मदद करते रहे। अजय रहीरकर
संगठन के कोषाध्यक्ष थे, पैसे जुटाए और हथियार खरीदने के लिए दूसरों को पैसे दिए। सुधाकर द्विवेदी और राकेश दावड़े को पैसे देने का आरोप है। सुधाकर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य ये भी बैठक में शामिल रहे। बम बनाने वाले लोगों से संपर्क करवाया। समीर कुलकर्णी ये संगठन के सदस्य थे, बैठकों में मौजूद रहे, प्रचार और लोगों को जोड़ने का काम करते थे। सुधाकर चतुर्वेदी इनके घर में बम बनाए गए थे। धमाकों के लिए 2 लोगों को बम देने की बात कही गई थी। और एनआईए के स्पेशल कोर्ट के जज AK लाहौटी ने कहा यह अत्यंत गंभीर मामला है जिसमें आम नागरिकों की जान गई है। अभियोजन पक्ष साबित करने के लिए निर्णायक सबूत पेश नहीं कर पाया। इसी के साथ हम इस एपिसोड से विदा लेते हैं और आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन में आप काफ़ी कंजूसी और आलसीपन दिखाते हैं। पिछले 8-10 दिनों में सब्सक्रिप्शन करने में बहुत कमी महसूस की जा रही है, तो लिहाजा हम 5-6 एपिसोड रोज़ भिन्न भिन्न विषयों पर आपको देते हैं। इतनी सारी जानकारी जुटाने का काम करते हैं, फिर उसका एपिसोड बनाकर आपके सामने पेश करते हैं। तो इस बात के लिए हम डिज़र्व करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। मात्र 5 सेकंड में आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।